बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जहां हमारे हवास जवाब दे जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि हमें इस मौके पर कैसा रद्द-ए-अमल देना चाहिए। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हो गया। मैं एक मजदूर था, क्योंकि कुछ वजूहात की वजह से पढ़ लिख तो सका नहीं था। इसी वजह से मुझे बस यही काम आता था और दरअसल यही काम मेरे लिए बच गया था। पहले मैं रिक्शा चलाता था, पर वहां से मजदूरी पर आना पड़ा, क्योंकि किसी के हाथों बेवकूफ़ बन जाने की वजह से मुझे वो रिक्शा बेचना पड़ा। और किसके हाथों बेवकूफ़ बना था, ये आपको मुकम्मल कहानी पढ़कर मालूम हो जाएगा। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं उस शादी पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरी उसमें ज़रा भी रजामंदी नहीं थी। लेकिन अम्मा ने मुझे ब्लैकमेल करके मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी काफ़ी नखरीली थी और फैशन वगैरह उसे खासी रग़बत थी। वो बिलाशुबा खूबसूरत थी, मगर मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस दुनिया के खातिर ही रिश्ता निभा रहा था। लेकिन मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए एहसासात तब पैदा होने शुरू हुए जब मुझे मजदूरी नहीं मिलती थी और मेरे पास पैसे नहीं होते थे। फिर भी वो मेरे साथ अपना रवैया नहीं बदलती थी, बल्कि हमेशा से ही एक ही मूड में रहा करती थी। यानी उसका रवैया मेरे साथ बहुत वालियाना हुआ करता था। हालांकि मुझ में कुछ भी ऐसा नहीं था। मुझे उसकी वफादारी बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि मेरे दोस्त भी अक्सर कहा करते थे कि अब तुम्हें मजदूरी नहीं मिली और तुम्हारा माली ज़माना बहुत बुरा जा रहा है, तो ऐसे में वफादार से वफादार बीवियां भी छोड़ कर चली जाती हैं। जबकि तुम्हारा तो अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा दिली और जज्बाती वाबस्तगी वाला मामला भी नहीं है। तो अंदर कहीं मुझे ये डर भी होता था कि वो मुझे छोड़ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास दौलत वगैरह नहीं थी। और बीवी के वफादारी का इम्तहान तभी होता है जब मर्द के पास पैसा नहीं होता, उसकी जेब खाली हो और उसकी बीवी उसके साथ मुखलिस हो, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं होता। लेकिन मर्दाना अना के दोष पर मैं ये बात तस्लीम करने से कतराता था। हमारी ज़िंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं जा रही थी, लेकिन बुरी तो बिल्कुल नहीं जा रही थी। एक नॉर्मल ज़िंदगी जैसी होती है, हम वैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और इसमें सारा हाथ मेरी बीवी का था। मेरा ससुराल इसी शहर में था, मगर हमारे घर से तकरीबन 15 से 20 मिनट के फासले पर था, जबकि मेरी एक साली का घर हमारे घर से 10 मिनट के फासले पर था। वो अस्पताल में नर्स थी और मेरी बीवी भी नर्सिंग का कोर्स कर चुकी थी, मगर उसकी शादी मुझसे हुई, इसी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर सकी थी। उसने मुझसे एक दो बार इजाज़त मांगी थी, मगर मेरी मर्दाना आना ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी थी, तो वो खामोश हो गई थी। जबकि मेरी एक साली दाई थी और उसके पास अक्सर ही डिलीवरी के केसेस आते रहते थे। तो जब भी कोई डिलीवरी का केस आता तो वो भागती हुई मेरी बीवी के पास आ जाया करती थी और फिर उसको ले जाती और कहती कि चल जल्दी, नया केस आया है। चूंकि उसके लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ता था और आगे पीछे वालों को भी इसका इल्म नहीं था कि मेरी बीवी क्या करती है, तो मैं उसको मना नहीं करता था। मेरी बीवी तो ये सुनकर खुश हो जाया करती थी और मेरी जानिब जवाब तलब नज़रों से देखती। तो मैं सोचता था कि मेरा क्या नुकसान है जब वो अपनी मर्जी से वहां पर जा रही है और वापसी पर इतने पैसे ले आती है। वो तो कोई गलत काम भी नहीं कर रही, तो मुझे उसे नहीं रोकना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने उन पैसों की तफ्तीश नहीं की थी। मैं नहीं जानता था कि मेरी आंखों में धूल झोंक कर वो क्या कर रही है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि अगर मेरे बुरे वक्त में वो मेरा सहारा बन रही है और मुझे किसी किस्म का ताना भी नहीं दे रही, तो उससे ज़्यादा मुखलिस तो मेरी ज़िंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी आंखों से नजर आने वाला सबसे बड़ा झूठ होता है और हमें उसका इल्म भी नहीं होता। अगर मुझे इल्म होता कि वो वहां जाकर क्या करती है, तो मैं उसको जान से मार देता, मगर ऐसा कभी न करने देता। लेकिन मैं उस पर अंधा एतमाद करता था और वो मेरे एतमाद को ही रेजा रेजा करती, मुझे ही तोड़कर चली गई। अब जब मेरी साली आती और उसे बताती कि नया केस आया है, तो मेरी बीवी खुशी खुशी उसके साथ चली जाया करती थी। और जब वो वापस आती तो उसके पास बहुत से नोट होते थे जो वो मेरी जेब में डाल दिया करती थी। एक दिन मैं पैसों की वजह से परेशान था, क्योंकि मैं फिर से रिक्शा लेना चाह रहा था कि मैं कब तक अपनी बीवी के पैसों पर पल सकता था। तो उसने मेरी परेशानी भांप ली और कहने लगी, क्या हुआ है, आज तुम काफ़ी खामोश लग रहे हो। तो मैंने कहा, मैं पहले भी नहीं बोलता था। उसने कहा, लेकिन जब कोई परेशानी की वजह से खामोश होता है तो वाज़े तौर पर नजर आता है। इसीलिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है, तुम क्यों परेशान हो। अब तो पैसों का मसला भी हल हो चुका है। तो मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं, मुझे अब शर्म आती है। कितने अरसे से मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूं। मैं मजदूरी ढूंढने जाता हूं, मगर मुझे कहीं से मजदूरी नहीं मिलती और तुम्हारे पैसों से घर का खर्चा चल रहा है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता।
लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। जिस पर उसने नाराजगी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये घर हम दोनों का है और हम दोनों मिलकर ही इसे चला रहे हैं। मैंने उससे कहा, तुम कितनी अच्छी हो कि इतने बुरे वक्त में भी तुम मेरा साथ दे रही हो, और कभी किसी को ये बात जताई तक नहीं है, बल्कि सारे खानदान वाले यही समझ रहे हैं कि जैसे मैं घर का खर्चा चला रहा हूँ। जिस पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, अगर मैं ज़रा सी मदद कर देती हूँ। मैंने हैरानी से उसे देखा। मुझे यकीन नहीं आया था, मगर मैं उसको शक में नहीं डालना चाहता था। वो कमरे में चली गई तो मैं भी वहीं बैठा रहा। फिर कुछ सोचते हुए मैं कमरे में गया तो दरवाजे के बाहर ही रुकना पड़ गया। मेरी बीवी उससे कह रही थी, तुम्हें पहले भी कहा है, एहतियात से काम लेना चाहिए। अगर मैं उसको बेवकूफ़ बना रही हूँ तो तुम्हें भी थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए। यह ऐशो इशरत वाली और आज़ादी वाली ज़िंदगी यूं ही नहीं मिलती। मैं कुछ नासमझी से उसे देख रहा था। तभी उसने कहा, चलो हम लोग चलते हैं। तो मेरी बीवी जाने के लिए राज़ी हो गई। उस दिन मुझे कुछ शक सा हो गया था कि पता नहीं ऐसा क्या ये लोग कर रहे हैं। फिर ख्याल आया कि हो सकता है कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी और सारा पैसा भी उसी के पास था, मगर फिर भी वो मेरे जैसे आम शख्स के साथ रह रही थी। लेकिन दिल में अजीब सा शक आ गया था। और वैसे भी उस रोज़ मुझे काम के लिए कहीं जाना था। जब वो शाम में वापस आई तो बहुत थकी हुई थी। तो पहले मैंने सोचा कि उससे पूछता हूँ, मगर फिर ख्याल आया कि मेरे पूछने पर कहीं वो अलर्ट ही ना हो जाए, तो बेहतर है कि मैं किसी रोज़ खुद ही जाकर देख लूँ कि ये करती क्या है जो इतनी थकन होती है और ये आते ही घर में बेहोश हो जाती है। अगले 3-4 दिन मुझे मजदूरी मिलती रही, पर चौथे दिन मुझे मजदूरी नहीं मिली थी। तो उसी दिन मेरी साली आ गई और कहने लगी कि जल्दी चलो, नया केस आया है। मैंने तो यही जाहिर किया जैसे मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर आज मैंने तहैया कर लिया था कि आज मैं वहाँ जाकर ज़रूर देखूंगा, क्योंकि मेरे जहन में अब यह ख्याल आ चुका था कि ये लोग दाई के नाम पर कुछ और कर रही हैं। मेरी बीवी ने मेरी जानिब इजाज़त तलब नज़रों से देखा तो मैंने इजाज़त दे दी। उसके बाद वो अपनी बहन के साथ चली गई। थोड़ी देर के बाद मैं भी घर बंद करके उनके घर की जानिब चला गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो दरवाज़ा बंद था, और अब मैं अगर दरवाज़ा खटखटा देता तो यकीनन वो लोग चौंका ना हो जाते, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए मैं साथ वालों के घर पर गया और उनसे कहा कि मुझे आपकी छत पर जाना है, क्योंकि दोनों घरों की छतें आपस में मिली हुई थी। पहले तो मुझे उन साहब ने काफ़ी मशकूक नज़रों से देखा। मैंने उनसे कहा, दरअसल ये साथ वाला घर हमारा है। आपकी छत पर हमारी बीवी की शॉल गिर गई है, मैं वो उठाना चाह रहा हूँ। वो भी मेरे साथ चले। जब मैं छत पर पहुँचा तो वहाँ शॉल नहीं थी। अब जाहिर है वो होती भी कहाँ से जब वो मौजूद ही नहीं थी। तो मैंने कहा, वो मेरी बीवी यहाँ से स्टिक के ज़रिए उठाना चाह रही थी, तो शायद उसने उठा ली होगी। आपको बहुत शुक्रिया, मैं अब यहीं से चला जाता हूँ। वो काफ़ी शरीफ इंसान था, इसीलिए उसने मुझ पर शक नहीं किया था। मैंने दीवार फलांग कर उनकी छत पर छलांग लगा दी। इत्तेफाक से छत वाला दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं छोटे छोटे कदम उठाता बड़े ही मोहतात अंदाज में नीचे आ रहा था। लेकिन घर में तो जैसे उल्लू बोल रहे थे। इतनी खामोशी थी कि मुझे इतनी खामोशी में वहशत हो रही थी। और तभी मुझे एक कमरे से थोड़ी सी खटपट की आवाज़ आई। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो लोग यहाँ पर हैं। मेरा दिल धक धक कर रहा था और मैं दुआ मांग रहा था कि कुछ ऐसा ना हो कि मेरा अपनी बीवी पर से एतबार उठ जाए, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किलों से दोबारा किसी पर एतबार किया था, और अगर अब की बार मेरे एतबार को ठेस पहुंची तो मैं दोबारा कभी जीने की जानिब नहीं आ सकूंगा। तभी कुछ आवाज़ें मेरे बिल्कुल करीब से आने लगी। तो मेरे दाएं जानिब एक कमरा था, वो लोग यकीनन उसके अंदर थी। अंदर से मुझे मर्दाना आवाज़ भी आ रही थी और मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरे ऊपर छत ही गिरा दी हो। तरह तरह की सोचें मुझे घेर रही थी, मगर फिर भी मैं उस मौके पर भी मुस्बत सोचने की कोशिशों में हलकान हो रहा था। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा और खोलने की नियति की थी कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ है। मैंने दरवाजे के अंदर झांका तो मेरी बीवी मुझे नजर आई, मगर मेरे ऊपर क़यामत टूट गई जब मैंने देखा कि वो। मेरा नाम नासिर है, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। वक्त और हालात आपको ऐसे ऐसे दिन दिखा देते हैं जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे वालिदैन की शादी पसंद की नहीं हुई थी, मगर फिर भी सारे ख़ानदान में उनकी शादी की मिसाल दी जाती थी कि वो दोनों आपस में बहुत खुश थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। हमारे घर का माहौल भी बड़ा पुरसुकून था। जिसका भी अपने घर में दिल नहीं लगता था वो हमारे घर में थोड़ी देर के लिए सुकून और इत्मीनान को महसूस करने आ जाया करते थे। मेरे अब्बा ज़माने के मर्दों की तरह कोई आना वाले नहीं थे।
बल्कि वो अपनी बीवी को मलिका बना कर रखते थे। जवाबन मेरी अम्मा ने उनको बादशाह बनाया हुआ था। वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। इसी वजह से हमारा घर भी अपना था और खर्चा भी अच्छे से चल रहा था। सो अगर हमसे कोई हसद करता तो वो ये कहता था कि अब जाहिर सी बात है, क्योंकि घर में पैसे की रेल पेल है तो लड़ाई किस चीज़ की होगी। लेकिन मैंने वो दिन भी देखे थे कि अगर हमारे घर में कुछ भी नहीं होता था फिर भी हमारे वालिदैन में मोहब्बत और इज्जत मौजूद रहती थी। वो दोनों एक दूसरे का लिबास और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते थे। मैं उनका इकलौता बेटा था। मेरे अंदर तो उनकी जान बसती थी। उनके लाड और प्यार ने मुझे वाकई में बिगाड़ दिया। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मैं बस उनका दिल रखने की खातिर स्कूल चले जाया करता था। लेकिन पढ़ना मेरे लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। वो कहते हैं ना कि जिसको आसानियों के साथ पढ़ाई का मौका मिल जाए वो पढ़ते नहीं हैं और उस मौके को ज़ाया कर देते हैं, और जो मुश्किलात में पड़ जाएं और पढ़ ना पाएं तो उनके दिल में पढ़ाई के लिए मोहब्बत देखने के काबिल होती है। ऐसा ही मेरे साथ भी था। हमारे घर को अगर कुछ लोग रश्क की निगाह से देखते थे तो बहुत से लोग हसद की निगाह से भी देखते थे, और कहते हैं कि नजर बद काले जादू से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। लोग दूसरों को खुश देखकर पता नहीं क्यों माशाअल्लाह नहीं कहते और क्यों दिल दिल में हसरतें पालते रहते हैं, और उनकी नज़रें घरों को खा जाती हैं। मैं अभी 13 साल का था कि एक दिन स्कूल से आया तो हमारे घर में बहुत से लोग जमा हुए थे। मैं पहले तो डर गया कि ये क्या हुआ है, मगर फिर खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है कि मोहल्ले में कुछ हुआ हो, इसी वजह से लोग हमारे घर में जमा हुए हों। हमारा मसला यह है कि हमें यह लगता है कि मसले दूसरों पर आ सकते हैं, मसाइब और आफतें दूसरों पर आ सकती हैं, वो हम पर नहीं आ सकती। इसीलिए मैं भी दिल दिल में खुद को तसल्ली दे रहा था। मगर जब मैंने देखा कि लोग मुझे देखकर और ज़्यादा रोने लगे तो अब मुझे घबराहट हो रही थी। मैं आगे भागता हुआ गया और चारपाई के पास अम्मा को बैठे देखा जो रो रो कर निढाल हो रही थी। मैंने स्कूल बैग एक तरफ फेंका और अम्मा के पास बैठ गया, क्योंकि जो ख्याल मुझे आ रहा था वो मैं सोचना भी नहीं चाहता था। मेरी एक फुप्पो ने मेरे सर पर हाथ रखा और गले लगाने की कोशिश करते हुए कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर चला गया है। मैंने बेयकीनी से उनको देखा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो बाप जिसने मुझे सुबह हंसते हुए रुखसत किया वो मुझे कैसे छोड़ गया। वो मेरी आंखों में शायद बेयकीनी को पड़ चुकी थी, इसीलिए कहने लगी, फैक्ट्री से वापसी पर तुम्हारे अब्बा रक्षे में घर आ रहे थे तो उनका रक्षा किसी ट्रक से टकरा गया। इसी वजह से वो जख्मों की ताप न ला सके और हमें छोड़कर चले गए। मुझे यूं लग रहा था कि आसमान मेरे सर पर गिर चुका हो। मैं वक्त का ये जुल्म सह नहीं पाया था। फिर उनके चेहरे से चादर हटाई तो ये वही शख्स था जिसने मुझे जन्नत इसी दुनिया में ही दी थी। उनके चेहरे पर हाथ रखते हुए मैंने कहा कि बाबा उठ जाएं, लेकिन वो शायद सुन रहे थे मगर कुछ कर नहीं पा रहे थे। मैं बहुत फूट फूट कर रोया। उनका चले जाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खसारा था। मैं इतना समझदार नहीं था, मगर फिर भी मुझे मालूम था कि जिंदगी का अच्छा वक्त अब इख्तिताम को पहुंच चुका है। उनको सुपुर्द खाक करते हुए मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनका हाथ पकड़कर उनको उठाकर वापस घर ले आऊं। उनकी मौजूदगी में मैंने कभी भी उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा था, क्योंकि हमें अपनों के खो जाने के बाद ही उनकी अहमियत का एहसास होता है। लेकिन अब उनके बगैर पहली रात ही मेरे लिए जैसे क़यामत की थी। यूँ लग रहा था जैसे हमारे घर पर कोई एक शख्स भी मौजूद ना हो। हालांकि घर में इतने ज़्यादा लोग मौजूद थे, मगर अब्बा की कमी की वजह से घर मुकम्मल तौर पर खाली महसूस हो रहा था। उसके चंद दिन बाद जब सारे मेहमान वगैरह चले गए तो घर मजीद वीरान हो गया। अम्मा पहले तो कितना अरसा बस रोती रहती थी और मेरे पास भी उनको चुप करवाने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं थे। मैं उनको क्या कहता और क्या कहकर तसल्ली देता कि हमारा खसारा बड़ा था। फिर एक दिन मेरे खालिक ने मुझे समझाया कि अब तुम्हें इस घर का बड़ा बनना होगा, क्योंकि अब्बा ने अपनी मौजूदगी में तो तुम लोगों को एक ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी दी थी, मगर अब उनके बगैर हमें खुद ही इस घर का निज़ाम चलाने के बारे में सोचना था। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अब ख़ानदान वाले तुम लोगों के साथ पहले जैसे ही रवैया रखें, बल्कि अब खुद तुम्हें अपनी आंखें खोल कर रखनी होंगी। वो लोग चूंकि कराची में रहते थे, इसीलिए इसके बाद वो लोग वापस चले गए और ददियाल वालों के असली रंग सामने आने लगे। उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो कुछ जमा पूंजी की थी वो 3-4 महीनों तक खर्च हो गई। एक दिन चचा ने आकर कहा कि इस घर में हमारा भी हिस्सा है। तो अम्मा ने कहा, ये घर हमने अपनी मेहनत से बनाया है तो इसमें आपका हिस्सा कैसे निकल आया। इस पर उन्होंने बड़े ही ढटाई से कहा
कि वो ऐसे कि भाई ने मुझसे पैसे उधार लिए थे। उन्होंने एक डायरी सामने की जिसके नीचे अब्बा के साइन थे और वो बहुत ही बड़ी रकम थी। अम्मा ने बौखलाते हुए कहा कि इस रकम की तो हम लोगों को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो इतनी बड़ी रकम आपसे लेते। तो उन्होंने तसल्ली से कह दिया कि जब ये घर बना रहे थे तब भाई ने मुझसे पैसे लिए थे। लोग यतीमों और बेवाओं का हक खाते हुए नहीं सोचते। मैं तब इतना समझदार नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे नजर आ रहा था कि वो लोग ज्यादती कर रहे हैं। पहले तो चचा बस मुंह ज़बानी कहते थे, बाद में तो वो बदअखलाकी पर भी उतर आए। और अब जाहिर सी बात है, हमारे पास उनको वो घर देने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम उनको वो घर नहीं दे सकते थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप हमें कुछ अरसा दें, मैं वो पैसे वापस कर दूंगा। मगर वो इंतज़ार करने के कायल ही नहीं थे। अम्मा ने वो घर बेच दिया और उसमें से जो उनका हिस्सा बनता था वो उनको दे दिया। अपना घर छोड़ना बहुत अजियतनाक होता है, लेकिन जब आपके पास इस कदर जालिम लोग हों तो आपके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं बचता। उनको ज़रा सा तरस नहीं आया था कि उनकी बेवा भाभी और उनका यतीम भांजा कहाँ पर रहेगा। वो इस कदर एहसान फरामोश थे कि अब्बा के तमाम एहसानात को वो भूल गए थे। अब्बा ने उनका हमेशा ही अपने बच्चों की तरह ख्याल किया था और आज उनके बच्चों से ही उन्होंने धोखे से छत छीन ली थी। खैर, हमें करीब ही किराए पर घर मिल गया था, लेकिन ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। जो पैसे बचे थे, मैंने माँ से कहा कि आप मुझे रिक्शा लेकर दे दें, क्योंकि अब मुझे ही समझदारी का मुजाहरा करना था। अम्मा ने पहले ही कहा, नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तो मैंने कहा, अम्मा मैं पढ़ाई पर तवज्जो देकर सिर्फ वक्त ज़ाया करूँगा, क्योंकि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। तो अम्मा ने इत्तेफाक कर लिया और मुझे रिक्शा लेकर दे दिया। उस दिन मुझे बहुत रोना आया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रिक्शा चलाऊंगा, बल्कि मैंने तो यही सोचा था कि बाप के पैसे पर हमेशा ऐश करूंगा। लेकिन वक्त अपना पहिया इस अंदाज में घुमाता है कि इंसान के तमाम ख्वाब कुचल कर दम तोड़ दें। जिंदगी बहुत गैर मुतवक्के अंदाज में मेरे सामने आ रही थी। पहले पहल तो नुकसान ही होने लगा था कि कोई सवारी नहीं मिलती थी। मैं आगे पीछे घुमाता रहता था तो पेट्रोल ज़ाया होने लगा और बस नुकसान ही नुकसान हिस्से में आने लगा। मगर फिर थोड़ी बहुत समझ आ गई तो थोड़ा फ़ायदा होने लगा। घर के हालात अच्छे नहीं हुए थे, लेकिन पहले जितने बुरे भी नहीं रहे थे। कहते हैं कि मोहब्बत हो जाए तो आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तकरीबन 4-5 साल गुजर गए थे। मैं थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ रहा था कि अब अपना घर बना लेंगे। लेकिन जब पैसे जुड़ते तो कोई ना कोई ज़रूरत सामने आ जाया करती थी। उन्हीं दिनों एक लड़की मेरे रिक्शे पर आई और मुझे उससे मोहब्बत हो गई। पहले पहल तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर वो रोज़ ही वहाँ से बैठने लगी और मुझे उससे शदीद मोहब्बत हो गई। दिन रात उसका ख्याल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता था। फिर एक रोज़ मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसको बता दूंगा, लेकिन जब अपनी जानिब देखता तो दुख होता कि मैं तो एक रिक्शा चलाने वाला हूँ। मगर फिर सोचता कि जल्द ही मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे तो मैं कोई गाड़ी वगैरह ले लूँगा। एक रोज़ रिक्शे पर कोई नहीं बैठा था तो मैंने देखा कि वो मुझे देख रही है। मैं शक्ल सूरत में तो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत था, मगर किस्मत में मात खा गया था। और उसने मुझसे यही सवाल पूछा कि तुम इतने खूबसूरत हो तो रिक्शा क्यों चलाते हो। और अपने महबूब के मुंह से ये सुनना कि आप खूबसूरत हो, इससे ज़्यादा खुशी का मौका कुछ भी नहीं होता। मैंने उसे आधी अधूरी कहानी सुनाई और उसके बाद वो मेरे साथ बात करने लगी। हमारा सफ़र तकरीबन आधे घंटे का होता था, मगर वो मेरे दिन का सबसे ज़्यादा पसंदीदा वक्त होता था और उसी की वजह से मैं रिक्शे पर किसी और को बिठाता भी नहीं था। फिर एक रोज़ मैंने भी हिम्मत करके एतराफ़ मोहब्बत कर लिया और उसने भी मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। पहले जो बदकिस्मती लगती थी, अब लगता था कि अच्छा है ये सब यूं तय था। इसी वजह से तो मैंने रिक्शा चलाया। फिर जो मेरे पास पैसे आते मैं उसको खिलाने में उड़ा दिया करता था। अम्मा ने मुझे बहुत समझाया, क्योंकि वो माँ थी और जान चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बन चुकी थी। वो अपने घर में बहुत से मुश्किलात में घिरी हुई थी, तो मैं उसकी मदद वगैरह कर दिया करता था। एक रोज़ वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और कहने लगी कि उसके अब्बा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैंने बगैर सोचे समझे रिक्शा बेचने का फ़ैसला कर लिया। उसने मुझे मना किया, मगर मैंने कहा कि तुम्हारे अब्बा की सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने रिक्शा बेचकर पैसे उसको दे दिए। घर आया तो अम्मा से ये कहा कि डाकुओं ने लूट लिया था। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मगर मुझे वो दोबारा कभी भी नहीं मिली थी
और मैं जान चुका था कि वो धोखेबाज थी। उसने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया था। मैं सब पैसे उस पर उड़ा चुका था, तो रक्षा तो अब ले नहीं सकता था। हर पल पल मुझे पछतावा हो रहा था, और ये पछतावा मुझे अंदर ही अंदर काट रहा था कि मोहब्बत के नाम पर वो मुझे डस गई थी। उसके बाद मैं मजदूरी वगैरह करके घर के अखराजात पूरे करने लगा। अम्मा ने मुझसे शादी करने को कहा, लेकिन मैं राजी नहीं होता था। फिर अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरी अस्मा से शादी करवा दी। शुरू में तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो भी धोखेबाज होगी, मगर वो तो उससे बिल्कुल ही मुनफरिद निकली। उसने तो मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे थे, बल्कि हमेशा मुझे दिए ही थे। फिर एक रोज़ मुझे शक हुआ, तो मैं उसकी बहन के घर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो वो किसी का जिस्म चीर फाड़ कर उसमें से हीरे निकाल रही थी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि जो बज़ाहिर इतनी मासूम दिखती है, वो स्मगलिंग में यूं अंदर तक धंसी होगी। मेरा एतबार एक बार फिर से किरची किरची हो गया था। मैं इंतहाई दुखी दिल के साथ वहां से घर आ गया। शाम को जब वो घर आई तो मैंने उससे दो टूक बात करने का फैसला कर लिया। मैंने उससे पूछा। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन मैंने एतमाद में लेने वाले अंदाज में कहा, तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तो उसने कहा, मैं इस काम में माहिर थी। मैं शादी से पहले भी यही करती थी। इसी वजह से हमारे घर के हालात इतने अच्छे थे। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, और मैं मजीद ऐसी औरत को अपने घर पर नहीं रख सकता था। बेशक मेरे घर के हालात जैसे भी थे, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं था। और अब एहसास हुआ कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी वो मुझे अच्छी क्यों नहीं लगती थी, क्यों मेरा दिल उसकी जानिब हुमकता नहीं था। मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उसे तलाक दे दी। बिलाशुबा मुझे बहुत दुख भी हुआ था। मैं नहीं जानता था कि जिंदगी मेरे साथ आगे क्या करेगी, लेकिन मैं ज़मीर की अदालत में सुरखरू हो गया था। मैंने अच्छी जिंदगी की खातिर गलत काम का साथ नहीं दिया था। हालांकि शैतान ने मुझे वरगलाया और कहा कि तुम कौन सा ये काम खुद कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिमाग और दिल की सुनी थी। आज इसी वजह से मेरा ज़मीर मुतमईन हो गया। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप अच्छी जिंदगी की खातिर बुराई का साथ दे देते? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।